Good morning, class 12th. Today I am going to read second topic solution. In last video we have discussed till n factor. लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक आपको रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी कंप्लीट करके नॉर्मलिटी को हमने शुरू किया था और नॉर्मलिटी में फॉर्मूले के अंदर आया था एन फैक्टर। मैं आज आपको इस एन फैक्टर को एक्सप्लेन करता हूं कि एन फैक्टर क्या चीज होती है। नाउ फर्स्ट एन फैक्टर देखते हैं एसिडिटी। व्हाट इज इन द केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होता है तो ध्यान रखना है, नंबर ऑफ replaceable H plus ion, number of replaceable H plus ion, or you can say number of H plus ion given by acid in solution. Number of H plus ion given by acid in solution. For example, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और मैं फिर डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल HCl, HCl on dissociation it gives H plus plus Cl minus. In this case देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl डिसोसिएशन पर क्या दे रहा है, H plus आयन दे रहा है, Cl minus आयन दे रहा है। कितने H plus आयन HCl दे रहा है, that is called N factor। तो यहाँ HCl के केस में जो एन फैक्टर होगा, चूंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या नंबर ऑफ H plus ion given that is 1, so n factor in the case of HCl is 1. Similarly in the case of H2SO4 on dissociation it gives 2H plus plus SO4 minus minus. So you can see that the number of given H plus ion is 2. So in this case n factor is 2. Similarly in the case of H3PO4, H3PO4 के केस में देखते हैं 3H plus plus PO4 minus minus minus। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ replaceable H plus ion is 3. So n factor in the case of phosphoric acid that is 3. तो आपने क्या देखा कि HCl चूंकि क्या दे रहा है, एक H plus आयन दे रहा है, इसलिए वहां पर नंबर n फैक्टर की वैल्यू होगी 1। सिमिलरली H2SO4 के केस में 2 and in the case of phosphoric acid or H3PO4 the value of n factor would be 3. तो ये था एसिड के बारे में। Now we will talk about the base. What is in the case of base? base के बारे में, base के केस में क्या होगा, base के केस में n factor का देखते हैं कि n factor का base के केस में क्या होगा। In the case of base, definition के according to Bronsted and Lowry, those which contain OH ion, या those substance या those compound which gives hydroxyl ion are called base। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था Bronsted and Lowry कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि बेस क्या होते हैं। सो यहीं से हम क्या निकालेंगे, एन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, OH आयन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ OH ion given by base in solution। ठीक है, ये क्या डिपेंड करेगा, ये बताएगा आपका OH n factor। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ NaOH on dissociation NaOH gives Na plus plus OH OH negative। तो
यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन की संख्या है 1, so in this case n factor would be 1. Now CaOH का it gives Ca++ plus 2OH minus. So in the case of calcium hydroxide, the number of replaceable hydroxyl ion is 2, so n factor is 2. Similarly, in the case of aluminium hydroxide, on dissociation, aluminium hydroxide gives Al+++ plus 3OH minus. 3 हाइड्रोक्सिल आयन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है, so the value of n factor would be 3. So these are the cases of acid and base. Now if we are talking about salt के केस के अंदर क्या होगा? अगर सॉल्ट है, आप जानते हैं ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन और एसिड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट. 10th क्लास में 10th स्टैंडर्ड में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है. तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पर बेस निकालना. एसिड और बेस का एन फैक्टर पता लग गया. अब हमें सॉल्ट के केस में हमें एन फैक्टर देखना है. तो सॉल्ट के केस में क्या होता है जी? एन फैक्टर टोटल मैग्नीट्यूड किसका जी? ऑफ सॉल्ट में क्या आएगा? एक कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा? एनायन होगा. तो कैटायन और एनायन का टोटल मैग्नीट्यूड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी चार्ज है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? उसका टोटल मैग्नीट्यूड हमें काउंट करना है. टोटल मैग्नीट्यूड क्या इंडिकेट करेगा? सॉल्ट के एन फैक्टर को इंडिकेट करेगा. फॉर एग्जांपल NaCl on dissociation NaCl gives Na plus Cl minus. तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक पॉजिटिव आयन है और एक ही नेगेटिव आयन है. तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर इज 1. Whereas similarly in the case of sodium carbonate Na2CO3 is the chemical formula of sodium carbonate. On dissociation it gives 2Na plus CO3 minus. देखो सोडियम कार्बोनेट क्या देगा? सोडियम आयन देगा और कार्बोनेट आयन देगा. तो सोडियम भी कितने हैं? तो यहाँ 2 लगा हुआ है, तो 2 ही सोडियम है और 2 ही आयन हमें कार्बोनेट के मिलते हैं. सो इन द केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर इज आल्सो 2. whereas similarly in the case of Al2 और SO4 का राइस, यहाँ इस केस के अंदर हम देखें तो देखिए यहाँ एल्यूमिनियम के कितने बने? 2Al plus सल्फेट आयन SO4 माइनस. देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में यहाँ हमें एन फैक्टर निकालने हैं. ठीक है जी. तो यहाँ कितना आ जाएगा? एल्यूमिनियम डिसोशिएट करके कितना दे रहा है? टोटल कितना दे रहा है? 3 और 2 ये लगा हुआ है 6. और सल्फेट आयन कितने हैं? अब इसको बैलेंस करेंगे यदि हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सल्फेट 2 आएगा. 2Al plus 3SO4 माइनस. तो देखिए टोटल जो चार्ज है हमें वो काउंट करना है. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम के आयन है 3. कितने एल्यूमिनियम एटम है? 2. तो 3 2 जा 6 would be the positive. Similarly सल्फेट के कितने? 3 और 2 आयन है. तो यहाँ पर भी जो कैटायन और एनायन का मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड बन रहा है, वो बन रहा है 6. तो यहाँ पर इन दिस केस एन फैक्टर इज इक्वल टू 6. यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में एन फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो 6 होगी. ओके, ये हो गया आपका सॉल्ट के बारे में. और देखिए दूसरा और भी धीरे धीरे जो चीजें आती जाएंगी. एक और कहता है आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन 11th में पढ़ा है, तो वहां
ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी हमें क्या निकालना होता है, एन फैक्टर निकालना होता है। तो वहां जो हम काउंट करते हैं, देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में टोटल जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसके एन फैक्टर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वो उसके एन फैक्टर को बताते हैं। लेट्स सी इन द केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agent. Oxidation क्या होता है? Addition of oxygen and removal of hydrogen. Whereas in the case of reduction, addition of hydrogen and removal of oxygen, that's called reduction. अब oxidation अगर हो रहा है तो वो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमने पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पर हम एन फैक्टर निकालेंगे इसके द्वारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखेंगे ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एन फैक्टर इन द केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी। तो देखिए एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल, KMnO, पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या करता है, इसका क्या होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर, यहाँ बस हमें ध्यान रखना है मीडियम का, यहाँ हमें मीडियम का ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम में पोटेशियम जो परमैंगनेट है वो किसमें टूटता है, मैग्नेस आयन के अंदर, Mn+2 के अंदर टूटता है। तो यहाँ हमें क्या काउंट करना है, इनका क्या काउंट करना है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए पोटेशियम का कितना होता है +1, और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा है, आपने पता है, जानते हैं कि जिसके ऊपर जितने आयन होते हैं तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, लेकिन यहाँ 4 में से क्या +7, ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ +7 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका एन फैक्टर इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं these are 5। सो इन दिस केस यानी एसिडिक मीडियम के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का एन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। सिमिलरली K2MnO4, ठीक है, इसके 3 मीडियम है, एक होगा एसिडिक मीडियम, दूसरा बेसिक मीडियम, यानी यहाँ आ गया आपका H+, और बेसिक मीडियम इसको डिनोट करता है, OH- को डिनोट करता है। तो बेसिक मीडियम के अंदर अगर हम इसका एन फैक्टर निकालेंगे तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज करता है इसके अंदर K2MnO4 के अंदर। यहाँ पर यही पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 बेसिक मीडियम में K2MnO4 के अंदर ऑक्सीडाइज होता है। अब यहाँ पर हम अगर निकालें तो K2MnO4 से हमें जो यहाँ पर K2MnO4 से यहाँ पर जो हमें आयन मिलेंगे वो मिलेंगे आपके MnO2 के, ठीक है जी। तो MnO2 माइनस, यहाँ हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तो +7 है ही है, अभी निकाला हमने ऊपर। अब MnO2 के अंदर, MnO2 माइनस के अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो बेसिक मीडियम में यहाँ कितना जाएगा, अगर यहाँ देखें MnO के अंदर यहाँ आएगा आपका +6, ठीक है जी। यहाँ टोटल जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या होगा, +1 होगा। सिमिलरली अगर हम क्या देखें, न्यूट्रल कंडीशन के अंदर देखें, तो देखिए न्यूट्रल उदासीन अवस्था में KMnO4 जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है आपका MnO4 MnO2 के अंदर, ठीक है जी, MnO2। तो यहाँ पर KMnO4 को यदि देखें तो है ऑक्सीजन स्टेट कितना, +7, और अगर हम MnO2 के अंदर देखें तो यहाँ रहेगा 2 + 4, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो है 3। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर
इन ए न्यूट्रल मीडियम, अगर पोटेशियम परमैंगनेट को न्यूट्रल मीडियम के अंदर, न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइज होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर, तो उसका एन फैक्टर की वैल्यू आएगी 3। ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द एन फैक्टर। एसिड का एन फैक्टर मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैं रिवाइज कर देता हूं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन के ऊपर। बेस का मैंने एन फैक्टर बताया आपको, बेस का एन फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर। Whereas in the case of salt, n factor is depend upon the total magnitude of charge, either positive or negative. Whereas in the case of oxidizing and reducing agent, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो अटेंशन करना पड़ेगा वो ध्यान रखना पड़ेगा मीडियम का, कि मीडियम कौन सा है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके ऊपर एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है। आपके सामने है एसिडिक मीडियम के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का एन फैक्टर आता है 5, बेसिक मीडियम के अंदर आता है 1 और न्यूट्रल मीडियम के अंदर एन फैक्टर की वैल्यू आती है 3। नाउ लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। अब इस नॉर्मलिटी और मोलरिटी के अंदर दोनों डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के अंदर क्या रिलेशन होता है उसको देखना है। सो लेट्स सी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा नॉर्मलिटी का, क्या था जी, नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और हमने क्या निकाला था विद द हेल्प ऑफ एन फैक्टर, वैल्यू निकाली थी इक्विवेलेंट वेट की, क्या आएगी आपकी, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट की वैल्यू, तुल्यांक की वैल्यू निकाली थी। तुल्यांक कितने लीटर के अंदर घुला हुआ है, वो उसकी नॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला था हमारा नॉर्मलिटी का। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, ठीक है जी। मोलरिटी के केस में क्या था फॉर्मूला हमारा, मोलरिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। मोलरिटी ये था आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है जी। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखें अब यदि ये आ गया इक्विवेलेंट मास, ये किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर मास के, तो क्या आ जाएगा, इस इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या पुट कर दें, एन फैक्टर की वैल्यू को पुट कर दें। नॉर्मलिटी के फॉर्मूले के अंदर आपका इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को इसकी जगह पुट कर देते हैं। ये फॉर्मूला मोलरिटी का है, ये फॉर्मूला नॉर्मलिटी का है। इसमें यहां हमने इक्विवेलेंट मास की वैल्यू निकाली, वेट अपॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हमने काउंट किया किस टर्म्स में, एन फैक्टर के टर्म में, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो देखिए मैं यहां चलता हूं, इसको आ जाएगा आपका वेट अपॉन क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, और अपॉन में क्या आएगा, एन फैक्टर, जो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दैट इज एन फैक्टर, और क्या आ गया, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है जी। अब आप जहां पर देख पा रहे हैं, अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है मोलरिटी के। तो ऊपर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है यहां पर, यानी आ जाएगा आपका नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। इसकी जगह हम पुट करते हैं क्या, मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर, ठीक है। ये क्या आ गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। यदि हमें क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दी हुई है और हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, तो एन फैक्टर के
जिसके लिए हमें क्या निकालनी है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, उसके मोलरिटी में एन फैक्टर की मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, इट मींस वी कैन से दैट नॉर्मलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। मैं एक बार फिर बता देता हूं, देखिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, whereas this equivalent is equal to weight upon equivalent mass। यहां हमने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्लियर। अब उस वैल्यू को, जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, वो हमने नॉर्मलिटी के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर पुट करके यहां आएगा ऊपर, एन फैक्टर यहां आ गया और वॉल्यूम इन लीटर। और ये जो फॉर्मूला है किसका है, ये है मेरा मोलरिटी का। हमने मोलरिटी के फॉर्मूले को पुट कर दिया, रिलेशन आ गया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। क्लियर, ठीक है जी। अब यदि देखिए आपने क्या रिलेशन डेवलप किया, आपने देखा कि इक्विवेलेंट अपॉन, चलो इसको मैं रफी करता हूं, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है आपका इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये ठीक है। और ये बराबर होता है आपका, अगर हम क्या देखें, यहां बराबर आया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर, और ये बराबर है आपका एन फैक्टर। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा और आपका आ जाएगा एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर। देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, यानी ये जो इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल हो गया एन इंटू एन फैक्टर। ये भी फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपके, एन इंटू एन फैक्टर। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यदि हमें निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स में यदि हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, एन फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट उसके कितने ग्राम तुल्यांक लगे हुए हैं उसका भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे जो डिपेंडेंट टर्म है इसके बाद वो आती है आपकी फॉर्मूलेटी। नेक्स्ट टर्म है आपकी फॉर्मूलेटी। मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, आप देखते हैं फॉर्मूलेटी मींस देखो मोलरिटी में हमने काउंट किए मोल्स, नॉर्मलिटी के अंदर हमने काउंट किया इक्विवेलेंट, उसके कितने तुल्यांक हैं। अब यहां होगा फॉर्मूलेटी किसके डिनोट करती है, नंबर ऑफ 4 मोल, नॉट 4, नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ, नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल लगे हुए हैं इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखेंगे, बस 4 मोल लेंगे, कभी 4 मोल समझे आप, सॉल्यूट के कितने मोल उस पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर लगे हुए हैं वो डिनोट करते हैं फॉर्मूलेटी को। इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर होगा वॉल्यूम लीटर के अंदर। ये फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूलेटी का। यदि हम इसको लेना नोट करना चाहें तो F इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है 4 मोल, इसको लिखेंगे स्मॉल f और n, जैसे n फैक्टर को हमने शो किया था, अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा किसके अंदर, लीटर के अंदर।
ठीक है जी। अब हमें यहाँ निकालना है कि ये जो FN की वैल्यू है हम इसको कैसे निकालें, नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस FN इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। क्या लेंगे, मान लिया था हमने मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट होता है, यानी वेट क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया FN इज इक्वल टू W अपॉन फॉर्मूला मास FN। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो फॉर्मूलेटिंग का फॉर्मूला आ जाएगा आपका, इसकी जगह हम क्या करते हैं, इसकी जगह वेट ऑफ वेट 4 मोल ऑफ सॉल्यूट वेट अपॉन फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। ये आपका रिलेशन आ गया फॉर्मूलेटिंग का। अगर हम इसको क्या करना चाहें, रिलेशन देखना चाहें फॉर्मुलेटी और मोलरिटी के बीच में, तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो रिलेशन देखते हैं हम बिटवीन फॉर्मुलेटी एंड मोलरिटी, रिलेशन बिटवीन फॉर्मुलेटी एंड मोलरिटी। देखो इसी फॉर्मूले के अंदर मैं यही आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि क्या रिलेशन आएगा। देखो फॉर्मूला आपका, फॉर्मुलेटी का फॉर्मूला आपके सामने है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू लीटर। बस कोई ज्यादा चेंज नहीं है, हमने क्या लेना है, ऑब्जर्व्ड, यहां पर मॉलिक्यूलर मास लेना है, इसको MOP। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास तो आ जाएगा आपका मोलरिटी। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला यही है, ये जो फॉर्मुलेटी में आया है ये आ गया आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये इसको हम कर लेते हैं मोलरिटी के केस में हो जाता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास के साथ थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं तो वेट से वेट कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, यानी क्या जाएगा आपका F अपॉन M इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड। ठीक है, यानी क्या रिलेशन आ गया, और इसको हम क्या कहते हैं, M थ्योरेटिकल और M ऑब्जर्व्ड को हम कहते हैं क्वांटम फैक्टर, जिसको हम स्मॉल i के द्वारा डिनोट करते हैं। ये रिलेशन याद रखेंगे, यानी फॉर्मुलेटी इज इक्वल हो जाएगा मोलरिटी इनटू स्मॉल i। स्मॉल i क्या है, क्वांटम ऑफ फैक्टर। ये हम आगे जाकर के हम क्वांटम ऑफ फैक्टर इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बस ये आपने यहाँ अभी फॉर्मूले को क्या रखना है, ध्यान रखना है। फॉर्मुलेटी के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो होता है ऑब्जर्व, मोलरिटी के अंदर होता है थ्योरेटिकल। दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। M थ्योरेटिकल और M ऑब्जर्व, ये जो वैल्यू है ये किसको इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है आई फैक्टर को। और फॉर्मूला आ गया आपका फॉर्मुलेटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू आई फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। इनको आप अच्छे से नोट करें, पढ़ें, समझें, देखें, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसके ऊपर, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो मोर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देखेंगे। सो बी हैप्पी, स्टे एट होम एंड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ our government, or keep distance to each other, and okay, have a nice day. Thank you.